नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे दतिया के जो उपचुनाव चल रहे हैं उसके संबंध में। कल मैं और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी हम लोग कल दतिया गए थे। दतिया में घूमे हैं, नेताओं से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी है और तमाम सारी चीज़ें हम लोग देख कर लौटे। तो आज स्टूडियो में बैठकर हम कोशिश करते हैं कि रिजवान जी के जरिए आप तक पहुंचाएं कि दतिया का माहौल क्या है। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि दतिया में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक आर्थिक घोटाले में सज़ा हो गई है। सज़ा होते ही उनकी मेंबरशिप चली गई है, सीट खाली हुई है। अब लोग कहते हैं कि इस सज़ा के पीछे, इसमें निर्णय कराने के पीछे, वकील लगाने के पीछे सारा दिमाग दतिया से जो चुनाव हारे थे नरोत्तम मिश्रा उनका था। यानी पूरी चुनावी जमावट दतिया में नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। अपने प्रतिद्वंदी को सज़ा कराना, सीट खाली कराना, उसके खिलाफ वकील करना, बहुत सारे काम नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। पैसा भी खर्च हुआ होगा और प्लानिंग भी हुई होगी। लेकिन जब टिकट देने का नंबर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया और टिकट दे दिया आशुतोष तिवारी को। आशुतोष तिवारी रहने वाले दतिया जिले के हैं, दतिया के नहीं हैं और दतिया में उनका कोई बहुत बड़ा आधार भी नहीं है। लेकिन टिकट मिल गया तो अब वो जो हुआ वो भी आपने देखा होगा। 11 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा दतिया जाम कर दिया, हाईवे जाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैडर ने इस्तीफे दे दिए, रोना पीटना मचा और फिर बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई। ये सब हुआ चुनाव से जस्ट पहले। तो क्या वो पूरा कैडर अब मन गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम पे लग गया है? अब बड़ी बात ये भी है कि इस समय दतिया यदि आप जाएंगे तो केवल दतिया शहर में 10-12 किलोमीटर के अंदर कम से कम 400 ऐसे वाहन, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें आपको दिखेंगी जो दतिया में घूम रही हैं। इन चारों में से मुश्किल से 50 कांग्रेस की होंगी, 10-20 दामोदर यादव की होंगी और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए सारे बूथों को 6 सेक्टर में बांटा है। 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें हैं तुलसी सिलावट जी हैं, राव उदय प्रताप जी हैं, इसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, इन मंत्रियों में जो हैं दिलीप जायसवाल जी हैं, इसमें और मंत्री तमाम मंत्री बहुत सारे मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। नारायण कुशवाहा जी को लगातार वहाँ भेजा जा रहा है। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर सांसद की ड्यूटी लगाई गई है। ऐदल सिंह कंसाना जी की ड्यूटी लगी हुई है। ये छोड़ नहीं रहे, 1 मिनट के लिए भी दतिया ना छोड़ने का आदेश संगठन ने दिया है और इन सब पर निगरानी करने, प्रतिदिन रिपोर्ट लेने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने वहाँ डेरा डाल दिया है। तमाम सांसद, मंत्री, पूर्व विधायक, ऐसा हमें लगा ही नहीं कि हम दतिया में हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बीजेपी के जो नेता थे, ऐसा लग रहा है कि कोई विधानसभा में आ गए हैं, ये बीजेपी के भोपाल वाले कार्यालय में हैं। जो वहाँ चेहरा दिखते हैं वो चेहरे वहाँ भी दिख रहे थे। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है? हमने कैंडिडेटों से भी बात की, दोनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी जो 2-3 दिन से बयान दे रहे हैं, लुट गया, चुनाव लुट जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। अब जो उनकी अपनी रणनीति है, वो ये कह के क्या संदेश देना चाहते हैं? हेमंत खंडेलवाल जी दावा कर रहे हैं कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला उपचुनाव है और हम जीत के जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोड शो करेंगे आज वहाँ पर। शिवराज जी ने एक बड़ा दौरा कर लिया है। प्रहलाद पटेल जी भी हो आए हैं। बाकी वरिष्ठ मंत्रियों को बिठा दिया है। अभी कैलाश विजयवर्गीय को कोई फ़ोन नहीं पहुंचा शायद वहाँ जाने का। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 12, 15, 20 मंत्री करीब करीब वहाँ कुछ स्थायी बैठे हैं और कुछ वहाँ अपना अपना काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं सतना के, उन्हें वहाँ बिठा दिया गया है। भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। तो बड़ा घमासान चल रहा है। लेकिन आप दतिया में घूमेंगे तो कोई असर नहीं है, चुनाव दिखता ही नहीं कि चुनाव हो रहा है। गांव में चले जाए तो और भी असर नहीं है। तो पूरी चुनाव का विश्लेषण हाईकोर्ट मैंने काफ़ी कर दिया। तो मैं आगे की बात रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से करते हैं और पूछते हैं
परिणाम क्या होगा। रिजवान भाई आपका स्वागत है। आप और हम दोनों खूब घूमे हैं कल, आपको क्या लग रहा है? मेरे को जो लग रहा है मैंने बोल दिया। धन्यवाद रविंद्र भाई। हम लोग दतिया गए, न जाते तो ये लगता दतिया ना देखा तो क्या देखा, इसलिए कि दतिया ना देखा तो क्या जन्मा ही नहीं जिन लावन ना देखा तो जन्मा नहीं। वही उसी तरह से, इसलिए कि दतिया बहुत चर्चित सीट हो गई है मध्य प्रदेश की। जिस तरह से जैन के आंदोलन की चर्चा है, उसी तरह से दतिया की भी चर्चा है। और इस जैन आंदोलन के चलते और जैन आंदोलन के समाप्त होने के बाद क्या दतिया चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत चर्चा का विषय है। रविंद्र भाई, चुनाव वैसे धारणाओं पर आधारित होता है, तो दो तरह की धारणाएं हैं। एक तो ये कि यहाँ जो पहले प्रत्याशी थे, स्वाभाविक प्रत्याशी थे, उनकी टिकट काट देने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई और लोगों में उनके प्रति सहानुभूति है, नाखुशी है, आशुतोष तिवारी को लोग कितना स्वीकार करेंगे, एक धारणा तो ये है। लेकिन जो सबसे बलवती धारणा है कि बीजेपी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, कांग्रेस भी लड़ती है जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी हर हाल में जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। साम दाम दंड भेद सब तरह की रणनीतियों के हिसाब से लड़ती है। यदि ऐसा है तो फिर बीजापुर में क्यों हार गए? बिल्कुल रविंद्र भाई, उस पर भी आएंगे। बीजापुर से कुछ सबक भी लिया होगा? नहीं, विजयपुर की हार का एकमात्र कारण था सिंधिया का सपोर्ट ना करना। वही कह रहा हूँ। और यहाँ भी खतरा बीजेपी को, वहाँ बीजेपी को खतरा सिंधिया से था और सबको पता है सिंधिया जी ने जो किया है, लेकिन यहाँ खतरा नरोत्तम मिश्रा से भी दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल इस पूरे चुनाव में हमने जो वहाँ माहौल देखा रविंद्र भाई, बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं, लगता है उन पर संगठन उतना विश्वास नहीं कर पा रहा है, सरकार उतना विश्वास नहीं कर पा रही है। विश्वास तो तब करेंगे जब वो घर से निकलेंगे, अभी निकले ही नहीं रहे, वो बहुत कम निकल रहे हैं। कुछ आपको जिलाध्यक्ष तो हम लोग गए थे, एक प्रोग्राम में मिले भी थे, वो कुशवाहा समाज के भी हैं और उन्होंने सबसे जिलाध्यक्ष तो मजबूरी नहीं तो हटा दिया जाता है। सबसे पहले इस्तीफा उन्होंने ही दिया था। नहीं, खुद की मजबूरी नहीं तो हटा दिए जाते अभी तक। बिल्कुल। तो रविंद्र भाई, जो कुछ दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो चर्चाएँ भी हो रही हैं, इसलिए कि हम सब लोग दतिया मध्य प्रदेश में ही और हम सब लोगों के संपर्क में भी हैं लोग वहाँ, कि ज़्यादातर सब बाहर, झांसी से बहुत लोग आ गए हैं। झांसी तो उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा मध्य प्रदेश के, जिसका आपने उल्लेख ही किया, एक गौतम टेटवाल एक और मंत्री हैं, वो भी खाक छान रहे हैं, घूम रहे हैं। और गोविंद सिंह राजपूत भी कल वहाँ गए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह से तो आपने इंटरव्यू भी किया था, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत भी वहाँ गए थे। तुलसी सिलावट से भी हमारी सुबह मुलाकात हुई थी। तो जो भी बातचीत, जो भी लबो-लुआब है, हर हाल में जीतना है किसी भी तरह से। वहाँ का जो अभी तक का एक चुनाव का जो इक्वेशन रहता है कि यादव जिसके साथ जाते हैं बाकी लोग उसके साथ नहीं जाते, ये एक वहाँ का इक्वेशन रहा है। यादव बहुत प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं। यादव तो इसीलिए तो उन्होंने उसको खड़ा कर दिया दामोदर को। मैं इस पे आ रहा हूँ रविंद्र भाई। लेकिन इस बार और यादव हमें ज़्यादातर बीजेपी के एंटी वोट करते रहे हैं। ज़्यादातर यादव पिछले चुनाव, कुछ चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो वो आधे आधे में बटे थे, लेकिन इससे पहले बीजेपी के एंटी वोट करते रहे। लेकिन इस बार दो यादव हैं, एक बड़े यादव और एक वो दामोदर यादव। फिर यादवों में भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो जो ज़्यादा यादव, जिस वर्ग के यादव वहाँ हैं दतिया में, वो बड़े वाले यादव जी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वर्ग से हैं। और मतलब दो यादव हैं, एक अहिर यादव, एक कमरिया यादव जी। तो ये अहिर यादव हैं। तो अहिर यादव मोहन जी के साथ जाएंगे। अहिरों की ज़्यादा संख्या है या कमरियों की? अहिरों की ही बहुत अधिक संख्या और बहुत प्रभावशाली भी है, ताकतवर भी है। तो 28,000 यादव बताएंगे। 15,000 वोटर हैं संभवतः, ऐसा जो मैंने अपने स्तर पर जो पता किया। तो ये जो यादव हैं, ये यादव से संपर्क भी सीधा साधा जा रहा है, इनसे संवाद हो रहा है, क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव का क्षेत्र है वो, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आ गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी आ गई है, लेकिन जिस नेता का प्रभाव है वहाँ, वो किसके साथ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कि चंद्रपाल यादव वहाँ उस पूरे रीजन के। नहीं, आपको नहीं लगता कि पूरे चुनाव में जी बीजेपी नरोत्तम से डरी हुई है जी, और कांग्रेस अपने ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से डरी हुई है? सही है गलत है? बिल्कुल, दोनों के दावे अपने अपने हैं। जैसे कांग्रेस दावा करती है कि जो नरोत्तम मिश्रा के साथ अन्याय हुआ है उसका हमको लाभ मिलेगा, प्रत्याशी ने तो कह दिया सुनामी है उनके पक्ष में, घनश्याम सिंह से कल आपने बातचीत की थी। और उसके अलावा इधर
कांग्रेस को बीजेपी को ये विश्वास है कि सारे लोग उनके साथ हैं। ये जो राजेंद्र भारती हैं बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। राजेंद्र भारती चुनाव हर दलों से लड़ लिया है उन्होंने, और चुनाव लड़ने में बड़े हाथी, साइकिल, पंजा कुछ भी नहीं छोड़ा जी। और ये भी चर्चा है कि वो एंड टाइम पे बीजेपी में आ सकते हैं। हाँ, वो अलग वो नरोत्तम आने नहीं देंगे। 2.5 साल से उनकी चर्चा है कि वो बीजेपी में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और नरोत्तम आने देंगे उनको? नरोत्तम जी आने देंगे नहीं आने देंगे, बीजेपी की ज़रूरत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सब तरह की चीज़ें। इसलिए कि एक दीपू जिनके बारे में जिक्र बहुत चर्चा है इस समय, दीपू वहाँ बहुत व्यापारियों में उनके नाम की चर्चा, नकारात्मक सकारात्मक, हाँ दोनों तरह की उनकी चर्चा है। तो वो भी आ गए बीजेपी में अब तो। कल वो मिले तो थे अपने को। जी हाँ, वो भी बीजेपी में आ गए। कोई उनके लिए कह रहा है कि उनके आने से नुकसान होगा, कोई कह रहा है कि आ गए हैं फ़ायदा होगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं, नुकसान फ़ायदे की बहुत सी बातें हैं। लेकिन हेमंत खंडेलवाल की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बता रही थी कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और जीतू की भाषा क्या हो रही है ये तो आप बता ही रहे हैं। और तो लेकिन घनश्याम सिंह इतने बड़े चुनाव में हम लोग दोनों से मिले, सरल, हाँ मतलब हम दोनों से मिले। आशुतोष से भी मिले, वो भी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, मित्र हैं, हाँ मेरे उनसे बड़े रिश्ते हैं। आशुतोष थोड़े तनाव में थे, पर घनश्याम सिंह की आशुतोष पूरे चुनाव के बोझ में, और बहुत लग रहा था उनको समय बहुत कम मिला है। जाहिर है उनको समय कम मिला है, बहुत कम समय में एंड टाइम पे उनकी टिकट डिक्लेयर हुई, और उससे हो सकता है उससे पहले तो उन्होंने सोचा भी नहीं हो कि उस तरह से वो चुनाव वहाँ लड़ सकते हैं, लड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन घनश्याम सिंह बड़ा सा महल था उनका, लेकिन बड़ा सामान्य सा सब कुछ था। घनश्याम सिंह हमें दूर से आते हुए, उन्होंने हमें 8 बजे के आसपास का समय दिया था। वो अपने ही महल में बड़े दूर से आते हुए चप्पल पहने बड़े चले आ रहे थे, और बड़े सामान्य रूप से आए, और कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात कि हाँ उन्होंने कहा कि हाँ नरोत्तम ने काम किया है, नरोत्तम से मेरे मधुर संबंध हैं, राजनीति में जैसे बीजेपी का संगठन मजबूत है, सारी बातें उन्होंने एक बात कहा, राजनीति में जैसे मधुर संबंध होने चाहिए वैसे संबंध है मेरे नरोत्तम मिश्रा से। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुनामी है कांग्रेस की, है ना, और वो चुनाव जीतेंगे। हाँ, जनता के बीच में उनके प्रति एक सकारात्मक भाव है, लेकिन सिर्फ भाव से काम चलता नहीं है रविंद्र भाई, इसलिए कि लोगों को विकास कराना है। आशुतोष तिवारी के पास जब हम लोग गए थे तो वहाँ उन्होंने एक भाषण दे रहे थे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि 2.5 साल में दतिया पिछड़ गया, 2.5 साल में जो विकास काम नहीं है उसको साथ में लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब वो जो 2.5 साल का वो जो काम बचा है वो भी करेंगे, आगे के भी काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे। तो उन्होंने विकास की बात भी की। और बीजेपी तो साम दाम दंड भेद सबसे लड़ती है, जाति समीकरण पर भी लड़ती है, धार्मिक समीकरणों पर भी लड़ती है, सब तरह से लड़ती है। और अभी यूसीसी भी मुख्यमंत्री ने इसी चुनाव में, हो सकता है इसी को देखकर उन्होंने वो किया हो। तो और जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, मतलब अगर वहाँ 100 घर कुशवाहों, माफ़ कीजिएगा, केवटों के हैं, मतलब निषादों के हैं, इस समाज के हैं, तो वहाँ का भी एक बड़ा नेता वहाँ डटा हुआ है। मतलब इन्होंने एक एक चीज़ चुनी हुई है। इन्होंने ये देखा है कि कौन सा वर्ग हमें वोट नहीं करता है, उसकी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, जनता जनार्दन है, इसलिए कि हमने पिछले नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को भी देखा था। जब पूरी प्रदेश में सरकार बन रही थी उस समय सरकार का नंबर 2 चुनाव। एक चीज़ देखिए आपने, अभी भी अपन जो गए वहाँ सभी नेताओं से मिले, भीड़ सिर्फ नरोत्तम के बंगले पे थी। एक दूसरा, आज भी कार्यकर्ता नरोत्तम से मिलता है तो नरोत्तम भी भावुक हो जाते हैं और वो भी रोने लगता है कार्यकर्ता। एक महिला को आपने रोते हुए देखा, एक नेत्री किस तरह रो रही थी वो कि भाई दादा ये अच्छा नहीं हुआ, ये इस तरह का माहौल अभी भी वही चल रहा है। वो उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन देखिए, भावनाओं से बहुत कुछ नहीं होता ना रविंद्र भाई। अब भावना जनता की क्या है, ये कार्यकर्ता की भावना थी, जनता की क्या भावना है। वोट तो भावनाओं पे डलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है बगैर भावनाओं के डल जाएंगे। वोट कटना, डलना, माहौल बनना है, भावनाओं का तो बहुत असर होता है। बहुत तरह की भावनाएं है ना, फ़ायदा नुकसान भी है। आपको लग रहा है कि नरोत्तम जी के कार्यकर्ता लग गए हैं? सच सच बताना आप, क्योंकि नरोत्तम जी ने तो दावा किया था कि 60% 70% लग गए, 30% को और बना लेंगे हम। और उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था आपने माई की कसम खाई है कि इस चुनाव को आप जितवा के रहेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये कसम खाई है कि मैं एक एक कार्यकर्ता को लगा दूंगा जी, और 70% लग गए हैं। रविंद्र भाई, कार्यकर्ता नरोत्तम जी के हैं कि बीजेपी के हैं, पहले तो अब ये तय करना पड़ेगा। इसलिए तो बीजेपी के नहीं, नरोत्तम के लगा। इसलिए कार्यकर्ता तो सब पार्टी के ही होते हैं ना। ये तो देवतुल्य कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी ने इसका बात कहा भी था, ये देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो पार्टी के कार्यकर्ता होते जी,
तो सबसे ज़्यादा भीड़ नरोत्तम के बंगले पे क्यों दिखती है? अभी तो हमें सब नरोत्तम के आसपास ही दिख रहा है सारा। ये 11 घंटे चक्का जाम क्यों होता पार्टी के कार्यकर्ता होते? नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़े नेता है वहाँ के, और उनका बहुत योगदान है उस पूरे क्षेत्र को, इसलिए कि दतिया को मैंने पहले भी देखा था, नरोत्तम मिश्रा के विधायक बनने के बाद भी देखा। आज दतिया जिस स्वरूप में है, जिस तरह की चीज़ है, दतिया पहले सिर्फ माई के नाम से जानी जाती थी, आज भी पूरी दुनिया में पीताम्बरा बीट के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर जब विकास की बात होगी तो नरोत्तम मिश्रा के नाम से ही दतिया जानी जाएगी, इसलिए कि विकास नरोत्तम मिश्रा ने किया है। एयरपोर्ट से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके मोटल तक लेकर जो भी कुछ है वो सब नरोत्तम मिश्रा का बड़ा योगदान है इसमें। और वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना तो कांग्रेस के टूरिज्म बहुत बढ़ गया नरोत्तम, हमने देखा कल। हमने पहली बार बहुत लंबे समय बाद महसूस किया है कि वहाँ अच्छे होटल बन गए हैं, सुख सुविधाएं हो गई हैं, टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं और देश भर से आ रहे हैं वहाँ। लेकिन इतने होटल बनने के बाद भी रविंद्र भाई होटलों में जगह नहीं है। अब सिफारिश तो मंत्रियों तक को मेरी हमारी अधिकृत जानकारी है कि मंत्री तक को जगह नहीं मिल रही है। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने लोग आए हैं पूरे मध्य प्रदेश भर से और बगल से उत्तर प्रदेश से भी। तो चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं। आप जिक्र कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा मन से लग गए, नहीं उनके कार्यकर्ता मन से लगे कि नहीं लगे, ये तो आखिरी दिन तक किंतु परंतु में चलेगा, इसलिए कि मसला नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम पे विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत है, इसमें विश्वास अविश्वास बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब आप अगर विश्वास कर रहे होते चीज़ों पर, स्थानीय प्रशासन पर भी विश्वास नहीं है, एक साथ आपने इतने ढेर सारे थानेदार पुलिसकर्मी बदल दिए, और ये कैसा चुनाव आयोग है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कल से नरेंद्र भाई जब से वो सूची मैंने जो कांग्रेस कह रही है हमने शिकायत ही नहीं की। हाँ, अब किसने शिकायत कर दी, किसने क्या कर दी, क्यों बदल दिया आपने? और चुनाव आयोग कैसा अंधा है कि उसको ये नहीं मालूम कि आप वो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये सब नरोत्तम के लोग थे इसलिए हटा दिए गए। अब नरोत्तम के हैं, सरकार के लोग थे, एसपी के आदमी थे, किसके थे, इसलिए कि धमकी तो सभी लोग दे रहे हैं। कल आशुतोष तिवारी भी कह रहे थे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहेगा, उनका अपमान नहीं होगा, ये सब बातें आशुतोष भी कह रहे थे। नरोत्तम मिश्रा तो खुलेआम मन से कह रहे हैं, धमका। ये तो आपने किया विश्लेषण जी। मेरा अगला प्रश्न ये है और आपके अनुभव के आधार पर है जी। यदि आशुतोष जीत गए जी तो नरोत्तम का क्या भविष्य होगा दतिया में, और आशुतोष हार गए तो नरोत्तम का क्या भविष्य होगा दतिया में? देखिए रविंद्र भाई, दतिया में हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा जी को वहाँ से उनको एग्जिट दे दिया एक तरह से, मतलब विदाई का संकेत बजा दिया। अभी तो चुनाव है, विदाई का संदेश ढोल बजा दिया, तो दे ही दिया ना। हाँ। आप टिकट नहीं दे के रिजेक्ट करके जो स्वाभाविक कैंडिडेट है, जो स्वाभाविक रूप से चुनाव जीत रहा हो, सर्वे में नहीं जीत रहे थे ना उनके बीजेपी ये सर्वे में तो इस तरह की, ये तो सब कपोल कल्पित बातें हैं रविंद्र भाई, इसलिए कि इस तरह के कोई सर्वे चुनाव उपचुनाव में नहीं होते बहुत। और वहाँ सर्वे जब आशुतोष, आपका कहना है कि दतिया से उनकी विदाई हो गई है बीजेपी के अनुसार? बीजेपी ने अभी फिलहाल तो यही मैसेज दिया है, मैसेज तो यही है। और यदि आशुतोष हार गए और दतिया में फिर जरूरत होगी तो क्या फिर झाड़ फूक के निकालेंगे क्या भाई नरोत्तम को देना है? रविंद्र भाई जब आम चुनाव होंगे, मतलब आम का है पूरे मध्य प्रदेश में जो पूरे चुनाव होंगे, उसमें हर योद्धा की ज़रूरत पड़ती है ऐसे चुनाव में। अभी तो ठीक है, आप पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश भर से आपने लोगों को भेज दिया है, लेकिन उस समय तो नहीं खाली होगा ना, हर आदमी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, और वो चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए कि बहुत मतलब अब नरोत्तम की नज़र 28 पे है। हाँ, 28 अगर आशुतोष रिजेक्ट होते हैं, वैसे बीजेपी जिस तरह से लड़ रही है वो रिजेक्ट होने के लिए तो लड़ती नहीं है, लेकिन अगर आशुतोष रिजेक्ट हर हाल में चुनाव जिता के वो हर हाल में जीतना चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रशासन मशीनरी उनके कार्यकर्ता की तरह बिहेव करने लगी है, इसलिए कि ये जो सूची है ये तो कार्यकर्ता वाली सूची है। एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने वो सब कुछ कर दिया जो सत्ता चाहती है, इसलिए कि उनको आगे भी एसपी कलेक्टर बने रहना है ना, इसलिए कि ये नज़ीर मध्य प्रदेश में कई है कि जो शिकायतों पे एसपी भी अगर हटा दिए गए हैं तो उनको कहीं अच्छा पद दिया गया है आगे उपचुनाव के बाद। तो और वो उस दिन भी पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, वो जो 11 घंटे का जाम है वो प्रशासन का प्रोजेक्ट है, इसलिए कि मैं कतई नहीं मान सकता कि बीजेपी का कांग्रेस का होता तो 15 मिनट में खाली हो जाता और बीजेपी का था तो 1 घंटे में खाली हो जाता। बीजेपी के कार्यालय तक में आपको टीयर गैस फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, क्या वहाँ अंदर घुसे तो लोग बाहर से लॉक कर देते हैं? आपने टीयर गैस वहाँ अंदर कार्यालय तक फेंकी है। इसका मतलब है आप क्या संदेश देना चाहते थे, कैसा देना चाहते थे, क्या कुछ करना चाहते थे, और किसी को विलन बनाने की सोच हो सकती है इसके पीछे, तो वो अपनी जगह है। लेकिन
प्रशासन जिस तरह से कैंडिडेट कह रहे थे, इन्होंने बसें लगाई हैं, आंगनवाड़ी से लोग से लेकर हर स्तर तक लोगों सीएम की सभा में ले जाने के लिए, ये घनश्याम जी ने आरोप लगाया। वो हम दिखा चुके हैं। नहीं, वही कह रहे हैं जो उन्होंने आरोप घनश्याम लगाया जी ने बोला, वो हम दिखा जी, वो आरोप लगाया उन्होंने। तो जाहिर है कि आरोप तो लग रहे हैं। तो और होता है उपचुनाव में, तो सत्ता में यदि कांग्रेस होगी तो वो भी करती है। उपचुनाव में तो होता है इस तरह, खास तौर से ऐसा होता है। लेकिन जब अगर आशुतोष चुनाव जीत गए तो जाहिर है कि अंतिम सवाल पूछ लूं, एक कह दूँगा, जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा 4 बार तक वहाँ स्थानीय न होकर वहाँ के लोगों का नेतृत्व करते रहे। और जाहिर है कि अगर हम अपनी ठेठ भाषा में गए तो लद गए थे जाके वहाँ दतिया के जो स्थानीय लोग हैं उनकी संभावनाओं पर। अब आशुतोष जीत जाएंगे तो ये भी मतलब दतिया के मूल निवासी उस विधानसभा के नहीं हैं। तो लेकिन अब ये तो सियासत है, इसमें व्यक्ति के साथ पार्टी और बहुत तरह की चीज़ें दी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो अगर आशुतोष चुनाव जीत गए तो नरोत्तम मिश्रा को कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, या पार्टी हाईकमान को उनके लिए कोई व्यवस्थापन के लिए कोई और दूसरा नहीं, उन्होंने जगह ढूंढ भी ली और टिकट नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? ढूंढने का आशय यही होता है रविंद्र भाई कि पार्टी से एक नेगोशिएशन होकर उनके लिए। कल हेमंत खंडेलवाल जी से हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा हर कार्यकर्ता के लिए, हर नेता के लिए एक स्थान होता है, सबको उचित स्थान दिया जाता है। तो अभी नरोत्तम मिश्रा की संभावनाएं खारिज नहीं हुई हैं पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं उनको कोई अवसर मिलेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा है और मैं चाहता हूँ संक्षेप में इसका भी उत्तर दें। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जी। कारण ये कि उनके सीएम बनने के बाद ये दूसरा चुनाव है। पहला वो हार चुके विजयपुर का, यदि ये हार गए तो उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान लगेगा। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पर भी सवालिया, क्या कहेंगे आप? ये जाहिर है दोनों नेताओं के लिए करो या मरो जैसा सवाल है, और वो करो ही कर रहे हैं, इसलिए कि वो मरना नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में। सियासत में इस तरह की बात कर रहा हूँ इसलिए कि उनकी प्रतिष्ठा, मतलब अजीब जवाब है रिजवान भाई आपके। मैं बता रहा हूँ उसको। आप कह रहे हो कि माहौल बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है लेकिन जीतेगी बीजेपी। मैं खिलाफ नहीं कह रहा, कभी नहीं। आपने यही कहा कि वहाँ पर पूरी मशीनरी लग गई, ये सब। ये मैं कह रहा हूँ बीजेपी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती, जीतने के लिए लड़ती है हर हाल में। सभी लड़ते हैं जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी हर हाल में जीतने के लिए लड़ती है। मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा बीजेपी का माहौल ख़राब है, इसलिए कि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में अंतर बहुत थोड़ा रहता है, लंबे समय से ऐसा ही होता रहा है। तो अंतर तो थोड़ा है, लेकिन उपचुनाव है, उपचुनाव में यही कहा जाता है सत्ता जीतती है। लेकिन रविंद्र भाई, आप 2 चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। मोहन यादव के रिजीम में ये तीसरा चुनाव है। चुनाव 3 हुए थे, एक बुधनी का भी चुनाव था। बुधनी और विजयपुर है ना, ये दोनों में एक सीट बीजेपी जीती, एक सीट कांग्रेस जीती थी। बुधनी भी शिवराज सिंह, एक शायद छिंदवाड़ा में भी हुआ था। हाँ, एक उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी जीत गए जी, वहाँ भी जीते थे उपचुनाव, कमलेश शाह वाला। हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, 4 में से 3 जीते, 4 में 3 जीत, 4 में 2 जीते। बुधनी जीते हैं, छिंदवाड़ा जीते हैं, 2 जीते, 2 जीते, एक हारे, 3 में से। हाँ, ये चौथा। लेकिन वो 2 चुनाव जो थे, वो जो 2 चुनाव थे, जिसमें एक में शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, मुख्यमंत्री की तो लगी ही हुई थी, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीते थे। वो जो माहौल था उस दौर में, वो जो 2 चुनाव का माहौल था, शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तो जीते, लेकिन वो जीत नहीं थी जो रिकॉर्ड वाली जीत होती है, जैसे बीजेपी जीतती है अपने सत्ता में रहती है। तो रमाशंकर भार्गव की थोड़ी, रमाकांत भार्गव की उतनी इमेज थोड़ी है जो शिवराज जी, भार्गव जी की है। आप तुलना यदि शिवराज जी से करेंगे तो फिर भार्गव जी की है, शिवराज जी की है, शिवराज जी ने जिता लिया, हाँ, बस वो जीत गए। शिवराज जी की है, इसलिए जनता बताती है समय समय पर, इस प्रदेश की जनता बताती है कि वो वन साइडेड नहीं होती। ठीक है, परिस्थितियाँ अपनी जगह है। तो ये जो चुनाव है, दतिया वाला चुनाव, ये अध्यक्ष जी का तो पहला चुनाव है, हेमंत खंडेलवाल जी का, और मोहन यादव जी का चौथा चुनाव है। मोहन यादव जी का चौथा चुनाव है, 2 जीत चुके हैं, जिसमें से एक मतलब 2 एक ही हारे हैं, बाकी तो जीते हैं। तो वो जीते हैं और वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो वोट उनको नहीं मिलता, जिस समाज से वो आते हैं, जो वोट बीजेपी को नहीं मिलता रहा है, वो वोट तो ये वाला पाएंगे। अब उस वोट के असर क्या क्या होंगे वो अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमने दतिया उपचुनाव का एक बात और कहना पड़ेगा रविंद्र भाई, अधूरा रह जाएगा। दामोदर यादव के बारे में भी हमको जिक्र करना चाहिए इस पूरे चुनाव में, इसलिए कि रास्ते में हमें और कुछ नहीं मिला। पूरे हमने चुनाव में हमने देखा
तो बीजेपी कांग्रेस से कुछ जगह झंडे लगे थे, झंडे लेके खड़े थे लड़के। हाँ झंडे लगे थे बीजेपी कांग्रेस के। और हमने जितने बीजेपी कांग्रेस के झंडे या पोस्टर लगे थे, हमने चुनाव आयोग के भी उतने पोस्टर देखे। हमने पहली बार किसी विधानसभा में देखा मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले बहुत ढेर सारे चुनाव आयोग के पोस्टर बैनर देखे हमने, खासतौर से बैनर देखे थे। हमको रास्ते में कई जगह दामोदर यादव की कोई रैली निकल रही थी, शायद चंद्रशेखर आजाद आने वाले थे, तो कोई एक रैली थी। जगह जगह हम छोटे छोटे गांवों में भी हमने देखा कि लोग बड़े बड़े झंडे लगाए हुए, आज़ाद समाज पार्टी के झंडे लगाए हुए लोग सड़कों पर थे। हमने उनसे पूछा कहाँ क्या है, तो उन्होंने बताया चंद्रशेखर। मैंने कहा दामोदर जी आ रहे हैं, तो नहीं बोले चंद्रशेखर आ रहे हैं, तो चंद्रशेखर भी वहाँ हैं। बीच में दामोदर यादव का चुनाव जो है एकदम से शांत हो गया था, ये भी हमको वहाँ लोगों ने बताया। और पूरी बात बता दीजिए जो बताई। बता देते हैं, वो बात भी बता देते हैं। लोगों ने कहा कि एटीएम की तरह काम हो रहा है और जितना पैसा डाल दो हाँ उतना प्रचार हो रहा है, या भाई इतना ही ठीक है। ये राजनीतिक भाषा है, लोगों की अपने अपने ओपिनियन है। लेकिन दामोदर को फंडिंग हो रही है, ऐसा दामोदर यादव वहाँ के लोगों का सोच है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दामोदर को जो वोट मिलेंगे वो ज़्यादातर कांग्रेस को मिल सकते थे अगर दामोदर नहीं होते तो दामोदर नुकसान करेंगे। हाँ, तो वो बीजेपी को जिताने का काम, बीजेपी जीत सकती है उससे, बीजेपी को फायदा हो सकता है उससे। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दामोदर छुपे रुस्तम है, दामोदर भी कोई करिश्मा दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आने वाला है, लेकिन आएंगे इन्हीं तीनों में, लेकिन चर्चा यही हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने दतिया उपचुनाव को लेकर विश्लेषण किया है। बहुत सारी बातें हैं, मतलब पूरे विश्लेषण के बाद जो निष्कर्ष है वो यही है, करो या मरो, कुछ भी हो, बीजेपी इस चुनाव को लूज नहीं करेगी। उसे जो कुछ करना है वो सब कुछ करेगी। नमस्कार।